दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फिल्म धुरंधर में जहर ढूंढने वालों मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक को धुआं-धुआं कर देने के बारे में, साथ ही अक्षय खन्ना की जबरदस्त एक्टिंग के बारे में, जिसने पूरे बॉलीवुड को धूल चटा दिया। दोस्तों, कई मुद्दत के बाद फिल्म देखने के नाम पर थिएटर में गया और रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त स्टारर धुरंधर देखी। फिल्म देखी और पहले ही सीन ने झकझोर दिया। जिसने भी फिल्म देखी होगी उसे याद होगा वो शुरुआती सीन जिसमें कंधार विमान को हाईजैक करने वाला आतंकी भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी से कहता है कि पड़ोस में रहते हैं हम, जी भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। इस डायलॉग को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। लगा फेंक दूं एक मिसाइल पाकिस्तान पर और कर दूं हमेशा के लिए किस्सा खत्म। होने को तो ये एक बहुत छोटा सा डायलॉग है, लेकिन तन मन में आग लगा देता है। एहसास होता है कि अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को इस धरती के नक्शे से सदा सदा के लिए मिटा देना चाहिए। इसके अलावा वो सीन जब मेजर इकबाल बना अर्जुन रामपाल इंडियन स्पाई को टॉर्चर करता है, आंखें नम और मन भारी हो जाता है। उस सीन को देखकर लगता है अगर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जा रहा है तो ये बेमतलब नहीं है, ये कमीना इससे बदतर डिजर्व करता है। बात राष्ट्रवाद की नहीं है, लेकिन फिल्म में दिखाया नाराए तदबीर का नारा मुझे वाकई उस वक्त चुभा जब सारे आतंकी मिलकर एक कमरे में उस हमले का जश्न मना रहे थे जिसकी भेंट हमारा मुंबई चढ़ा और जिसमें कई जाने गईं। खैर, एक वर्ग के लोग धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं और निर्देशक आदित्य धर को इस्लाम विरोधी कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा ऐसे चमन झिल्लों से कि अबे टूटियों, आतंकवाद की निंदा कब से इस्लाम और मुसलमानों की निंदा हो गई? कब से किसी आतंकवादी को आतंकवादी या किसी आतंकवादी मुल्क को आतंकवादी मुल्क कहना इस्लामोफोबिक हो गया? जो भी उल्लू के पट्टे फिल्म को नफरती बता रहे हैं, उन गधों को समझना होगा कि यह पाकिस्तान और उसकी काली करतूतों के बारे में है, इस्लाम के बारे में नहीं। यदि पाकिस्तान की आलोचना इस्लामोफोबिक है तो ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स क्या है? उस पर अपने सेकुलर या लिबरल कहने वाले लोग जरूर प्रकाश डालें। बहरहाल, धुरंधर जैसी फिल्म एक ऐसा सच है जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करती है और ये बताती है कि इन हराम के जनों, पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरानों का मकसद सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। दिलचस्प ये है कि हर बार हिंदुस्तानी सेना और डिफेंस इनके मंसूबों को नाकाम करता है और फिर ये भिखमंगे मुंह की खाते हैं और दुनिया के सामने अपनी जगहसाई कराते ही रहते हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूं, धुरंधर फिल्म नहीं, आईना है जो दुनिया और प्रत्येक भारतवासी को पाकिस्तान की असली तस्वीर दिखाती है। धुरंधर फिल्म के काफी पात्रों के वास्तविक नाम अब लोगों को ज्ञात हो चुके हैं, जैसे कि रहमान बलोच अक्षय खन्ना रहमान डकैत, असलम चौधरी संजय दत्त एसपी चौधरी, जरवारी आसिफ अली जरदारी, उजैर बलोच उजैर जान बलोच, जमील जमाली राकेश बेदी, नबील गबोल, यालिना जमाली नादिया गबोल, मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी। पर एक पात्र ऐसा है जिसको मिलने रहमान डकैत बलूचिस्तान जाता है। यह वही सीन है जहां अक्षय खन्ना यानी कि रहमान बलोच पर एक फिल्म का चर्चित गाना फिल्माया गया है। वहां जिस बलूची सरदार ने रहमान डकैत का स्वागत किया था और रहमान ने जिसे हथियार बनाने का ऑर्डर दिया था, यह पात्र कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता नवाब बुगटी से प्रेरित है। नवाब बुगटी वही है जिन्हें जनरल मुशर्रफ के आदेशों पर पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया था। बस अंतर यह है कि फिल्म ने इस पात्र को दर्शाने की टाइमिंग को डिफरेंट रखा है, क्योंकि 26/11 मुंबई हमले के 2 वर्ष पहले ही नवाब बुगटी की हत्या कर दी गई थी। पर हाँ, फिल्म में यह पात्र नवाब बुगटी से ही प्रेरित है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। इस फिल्म से एक चूक हो गई, या हो सकता है इस वास्तविक घटना को किसी कारणवश नहीं दिखाया गया। अगर इस वास्तविक सच्चाई को फिल्म में दर्शा दिया जाता तो आज पाकिस्तान की राजनीति में तूफान आ जाता। मेरा मानना है कि फिल्मकार इस अवसर को चूक गए हैं। यह वास्तविकता थी बेनजीर की हत्या के संदर्भ में।
जो कि उस सिक्योरिटी प्रमुख बनाए गए रहमान डकैत से ही करवाई गई थी। ध्यान रहे, जब चुनाव से ऐन पहले बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान में वापसी हुई थी, तब एयरपोर्ट से पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुख्यालय तक लाने की सुरक्षा जिम्मेदारी जरदारी ने रहमान डकैत को ही सौंपी थी। चुनाव प्रचार के दिनों एक बम धमाका भी हुआ था बेनजीर भुट्टो के प्रचार वाहन के निकट। तब कहते हैं, रहमान डकैत ने बेनजीर को बचाकर वापस मुख्यालय लाया था। इस घटना के बाद बेनजीर की हर चुनावी रैली में रहमान डकैत को ही साथ रखा जाता था। उसको सुरक्षा जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। दरअसल अमेरिकी दबाव में जब मुशर्रफ पाकिस्तान में चुनाव करवाने के लिए सहमत हुआ, उस समय नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौटा था, लेकिन उसको एयरपोर्ट से ही मुशर्रफ ने वापस भेज दिया। परंतु बेनजीर को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। इसका मुख्य कारण है मुशर्रफ की नवाज शरीफ से जबरदस्त दुश्मनी। नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता में आया था मुशर्रफ के मार्शल लॉ की समाप्ति के बाद पाकिस्तान में होने जा रहा 2008 का चुनाव पूरी तरह नवाज शरीफ के पक्ष में झुका हुआ था। सबको अनुमान था कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल पाकिस्तान की सत्ता में आने जा रही है। इन परिस्थितियों को भांपते हुए मुशर्रफ ने चुनाव को चमत्कारिक मोड़ देने की स्क्रिप्ट तैयार की ताकि नवाज शरीफ को रोका जाए। मुशर्रफ ने जरदारी के साथ मिलकर यह स्क्रिप्ट अंजाम दी। बेनजीर के सुरक्षा प्रमुख रहमान डकैत के हाथों बेनजीर भुट्टो की हत्या करवाई गई, वो भी जरदारी द्वारा। जिस प्रचार वाहन में बेनजीर सवार थी, उसी वाहन के पीछे बैठे एक सुरक्षा कर्मी रहमान बलूच द्वारा तैनात आदमी ने ही उसे पीछे से गोली मारी थी। उस हत्या के बाद चमत्कारिक ढंग से पाकिस्तान का चुनाव मोड़ काट गया। लोगों का ध्यान नवाज शरीफ से हटकर बेनजीर भुट्टो की मौत और उसके प्रति सहानुभूति की ओर आ गया। बेनजीर के मौत की सिंपैथी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जरदारी को मिल गई और उनकी सरकार बनी। और इस हत्या के राज को राज बनाए रखने के लिए जरदारी ने अंततः रहमान डकैत को भी मार गिरवाया, क्योंकि पाकिस्तान में यह बात घर करने लगी कि मुशर्रफ और जरदारी ने मिलकर बेनजीर भुट्टो को मरवाया है। धुरंधर ने देश के सेक्युलरों को बहुत बुरी तरह छील दिया है और छीलने के बाद उनकी खोपड़ी पर उसी तरह प्रहार कर रही है जैसे रहमान डकैत 10 किलो के बाट से अपने दुश्मन अरशद पप्पू के सिर को कूचता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धुरंधर या कश्मीर फाइल्स सरीखी फिल्मों के खिलाफ नंगे होकर नाच रहे इन धूर्तों के दोगलेपन की धज्जियां उड़ा रही है धुरंधर। आइए देखते हैं कैसे। भारत में 1990 से 2014 तक की रिलीज हुई प्रमुख फिल्में जिनमें आतंकवाद को मुख्य थीम बनाया गया है, लेकिन आतंकवादियों उग्रवादियों की पृष्ठभूमि, उनके दर्द, उनके कारणों या मानवीय पक्ष को दिखाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसी ही फिल्म है 1992 में आई रोजा। मणिरत्नम निर्देशित इस फिल्म में कश्मीरी उग्रवाद पर आतंकवादी नेता पंकज कपूर के मानवीय पक्ष को दिखाया गया, जहां वह कैदी के साथ संवाद करता है और अपनी विचारधारा की गहराई को बताता है। जबकि ये वही दौर है जब गिरिजा टिक्कू सरीखी अनेकों हिंदू महिलाओं के साथ सड़क पर गैंगरेप के बाद लकड़ी चीरने वाली आरा मशीन से चीर दिया गया था। लेकिन मणिरत्नमवा यह दिखाने के बजाय आतंकवादी सरगना का मानवीय पहलू दिखाने में जुटा था। लेकिन 32-33 साल बाद जब कश्मीर फाइल्स में गिरजा टिक्कू और उनके जैसी असंख्य हिंदू महिलाओं के साथ हुई राक्षसी बर्बरता का सच दिखाया गया, तो यही मणिरत्नमवा अपने कपड़े उतार कर कश्मीर फाइल्स के खिलाफ खूब झूम झूम कर नाचा था। द्रोहकाल 1994। पुलिस और आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के नाम पर आतंक समर्थक और भारत विरोधी नजरिया बड़े जोर शोर से परोसा गया। 1996 में गुलजार निर्देशित माचिस आई, जिसे पंजाब में आतंकवाद पर बनाया गया था। लेकिन गुलजारवा ने अपनी फिल्म में दिखाया कि पुलिस अपने अत्याचार को कैसे सामान्य युवाओं को उग्रवादी बना देती है। पूरी फिल्म में आतंकवादियों को सहानुभूति और पुलिस को गालियों के साथ चित्रित किया था गुलजारवे ने। दिल से 1998 में मणिरत्नम ने दिल से को निर्देशित किया। उत्तर पूर्व के उग्रवाद पर महिला सुसाइड बॉम्बर मनीषा कोइराला के दर्द, पृष्ठभूमि और भावनाओं को मानवीय रूप से दिखाया गया। मणिरत्नमवे ने एक बार फिर फिल्म में भारत विरोधी एजेंडा जोर शोर से चलाया।
2000 में विधु विनोद चोपड़ा ने मिशन कश्मीर बनाई, उसे निर्देशित किया। फिल्म में कश्मीर में आतंकवाद पर एक युवा ऋतिक रोशन, जो परिवार खोने के बाद आतंकवादी बनता है, उसके दर्द और संघर्ष को मानवीय दृष्टि से दिखाया। 2000 में ही खालिद मोहम्मद ने फिजा को निर्देशित किया। फिल्म में दंगों के बाद लापता भाई ऋतिक रोशन आतंकवादी बन जाता है और उसकी तलाश और उसके मानवीय पक्ष को दिखाया गया। इसके अलावा द टेररिस्ट 1998 में, हुतुतु 1999, ब्लैक फ्राइडे 2004, यहाँ 2005, हैदर 2014। सूची केवल इतनी नहीं है, बहुत लंबी सूची है। यहाँ केवल कुछ उदाहरण दिए हैं। ये वो फिल्में हैं जिनमें कश्मीर संघर्ष और आतंकवाद का सहानुभूतिपूर्ण पक्ष, लेकिन सेना के पक्षों को ग्रे शेड में दिखाया गया। लेकिन अब यह मौसम बदल रहा है या बदल चुका है। यही कारण है कि भारत और हिंदू विरोध के अंधेरे में जीने वाले उल्लुओं को अब तेज चमकते राष्ट्रवाद की चमक बिल्कुल रास नहीं आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।